हेलो एवरीवन, मैं हूं शैलेश सिंह और आज आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रेटजी, दैट इज 150 डेज स्ट्रेटजी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। तो जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग 150 दिन का समय आपके पास बचा है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 मई में एग्जाम होता है, आपको पता है। नए साल में आप सभी और नए साल में आप सभी कुछ नया करना चाहते हैं, तो पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को नए साल की। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए अब देखते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एरियाज, कैसे हम लोग एनालिसिस करें पेपर के, ट्रेंड को कैसे समझें, कितने विषयों को एक साथ पढ़ें, सीसैट को कैसे, जीएस के साथ सीसैट को कैसे बैलेंस बनाकर चलें, प्रॉब्लम्स क्या हैं, पढ़ाई कितनी मेहनत के बावजूद जब क्वेश्चंस देखते हैं यूपीएससी का तो जिसको कहते हैं हवा नहीं लगती, क्या प्रॉब्लम है आखिर, कैसे कॉमन सेंस अप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो ये तमाम सारी बातें हैं। क्या केवल प्रीलिम्स ही अभी पूरी तरह से देखें कि प्री कम मेंस का भी स्टडी, क्या कंटिन्यू 150 डेज या 5 महीने लगभग केवल हम प्रीलिम्स ही देखें? तो तमाम सारे प्रश्न हैं ऐसे, उसको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे एक सही तरीका निकालने का। वैसे तो बहुत सारे लोग इस संबंधित मुद्दे पर वीडियोस बनाते ही हैं, बट मैं जो मेरा यूपीएससी का एक्सपीरियंस रहा है उसके बेस पर आपसे डिस्कस करूंगा, और जिसमें हम लोगों को सफलताएं भी मिलती थी। हालांकि ट्रेंड काफ़ी कुछ चेंज होता है, लेकिन हम लोगों ने कंटिन्यू पढ़ाना भी स्टार्ट किया। तो पहले एक विद्यार्थी के तौर पर और फिर बाद में एक टीचर के तौर पर कंटिन्यूटी बनी हुई है, उससे जुड़े हुए हैं, ट्रेंड को समझते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर क्या बेहतर स्ट्रेटजी होगी। आप देख भी रहे हैं हमारा जो इशू है, जो उसको आप देख सकते हैं। देखिए, जैसे हम बात करते हैं जब यूपीएससी प्रीलिम्स की, तो ऑलमोस्ट हमने कहा लगभग नियर अबाउट 150 दिन का हमारे पास समय। और कई बार आपने सुना होगा कि मेंस की तैयारी ठीक है लेकिन प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। कई बार होता है ऐसा कि प्रीलिम्स बड़ा कठिन हो जाता है। कई ऐसे सारे आप देखें टॉपर भी हुए हैं जिन्होंने प्रीलिम्स में जस्ट कट ऑफ क्वालिफाई की या कहीं कहीं कुछ कैटेगरी की वजह से क्वालिफाई की, लेकिन हालांकि मेंस में उनकी तैयारी बेहतर थी, उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो प्रीलिम्स में खासकर हिंदी भाषियों में आप देखें प्रीलिम्स का रिजल्ट उतना बेहतर नहीं है। अब अगर आप दोष दें कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में बायसनेस, तो आप ये बताएं कि जब प्रीलिम्स की बात आती है तो प्रीलिम्स में तो आपको गोला भरना है, तो वहां लैंग्वेज का, वहां आप कह लीजिए कि कोई लिखना तो है नहीं आपको, तो वहां कोई ऐसा अंतर, कोई ऐसा विभेद, कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो, ये समझ में नहीं आता। लेकिन वास्तव में ये होता है कि अगर हिंदी माध्यम में प्रीलिम्स में ही रिजल्ट कम है तो फिर मुख्य परीक्षा वाले देने वाले लोग भी कम हैं और फाइनल रिजल्ट अपने आप ओवरऑल वैसे ही उसका परसेंटेज बहुत कम हो जाता है। तो यहां कुछ बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको ध्यान देना है। क्या क्या कैसे करें, देखें आप, जैसे नॉर्मल चीज आप इतना जानते होंगे कि जब आप यहां बात करते हैं तो जीएस 100 क्वेश्चंस जीएस के हैं, और दूसरी तरफ सीसैट एक पेपर आपका जीएस का होता है, ऑब्जेक्टिव नेचर है, और दूसरा सीसैट का पेपर होता है। सीसैट में 80 क्वेश्चंस और ये क्वालिफाइंग सीसैट इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, लेकिन आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ जीएस में बहुत बेहतर कर लिए, सीसैट सही बैलेंस ना बना पाए, सीसैट ने ही फेल कर दिया। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, वो उन्होंने दिया भी है मेंस, और कई बार ऐसे हुआ कि जीएस बेहतर कर गए, पिछली बार ये जीएस बेहतर कर गए, लेकिन सीसैट ने उनको काफी डुबो दिया जिसको कहते हैं। और उसमें उन लोगों ने खुद माना कि नहीं, प्रैक्टिस कहीं ना कहीं कमी। तो प्रैक्टिस कैसे बैलेंस बनाकर चलना है, यानी सीसैट को यू कांट इग्नोर सीसैट, ठीक है, ऑल्दो इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, बट आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप इग्नोर करेंगे तो आप समस्या में आ जाएंगे। तो सीसैट की बात करेंगे, कैसे संतुलन साधना है, लेकिन इंपॉर्टेंट एरिया अभी जीएस को लेकर चलते हैं। जैसे कहा 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस, और आप पिछले कुछ सालों का जस्ट अभी जो पीछे हुआ है उसको अगर आप छोड़ दें, उसमें कंपेरेटिवली थोड़ा सा नेचर इजी था, क्वेश्चंस का थोड़ा सा इजी था, आप लोगों ने भी देखा होगा अगर दिया होगा तो उसमें थोड़े से कट ऑफ की उम्मीद मान लीजिए बढ़ी। बाकी और पीछे लगातार कट ऑफ काफी कम रही है, नेगेटिव मार्किंग है, आपको पता है।
अगर क्वेश्चंस की बात करें तो आपने देखा होगा कि 50 से क्वेश्चन, 45 से भी कम क्वेश्चन, कई बार 45 से भी क्या है कम क्वेश्चन हो गए, उस पर सिलेक्शन हुआ प्रीलिम्स में, क्वालिफाई। लेकिन धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं, तो अभी आपको मान के चलिए कम से कम एटलीस्ट नेगेटिव मार्किंग सब कुछ छोड़ के 50 प्लस तो आपको रहना है। 55 प्लस हो जाए बहुत बेहतर है, 50 प्लस आपको रहना है, एटलीस्ट क्वालिफाई करना है, बट फिर भी 50 प्लस रहना। अब इसमें स्ट्रेटजी समझें कि क्या क्या करना है। तो पहले जीएस की जैसे बात करें, सीसेट की भी बात करेंगे, पहले अगर जीएस की बात करें तो जीएस में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड एनालाइज द पेपर। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पीवाईक्यूज जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इसको एनालिसिस करना होगा, इसको एनालाइज करना होगा। और इस एनालिसिस से यू विल गेट टू इंपॉर्टेंट थिंग। एक तो क्या है, जैसे आप लैंग्वेज, भाषा, की समझ, क्वेश्चन कैसे सेट कर रहे हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस की जो बात है वो इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात, आपको ट्रेंड समझ में आएगा। ट्रेंड क्या है, कौन सा सेक्शन ज्यादा पूछा जा रहा है, कौन कम पूछा जा रहा है। जैसे आप देखें कि पहले मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा आते थे, लेकिन पिछले आप देख रहे हैं कुछ समय में एंशिएंट और मेडिवल से भी क्वेश्चन बढ़े हैं, मॉडर्न से बल्कि कंपेटिवली कम हुए हैं, एंशिएंट और मेडिवल से बढ़ गए। एक समय ज्योग्राफी में बहुत आता था, फिर थोड़ा सा डिप आया, कम हुआ, फिर से देखिए क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। जो करंट रिलेटेड एरियाज हैं और ऐसे इश्यूज हैं जैसे जो डायनेमिक सेक्शंस हैं, वहां से धीरे धीरे प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। कई बार एग्रीकल्चर ऐसा सेक्शन है कि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्शन है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में भी है, इकोनॉमी भी है, सोसाइटी का भी पार्ट आप कह सकते हैं, बट एक अकेले एग्रीकल्चर से कई सारे प्रश्न आ जाते हैं। ऐसा पीछे हुआ, आपने देखा कि एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है। तो आप जब एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या, क्योंकि बहुत जरूरी, आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए एक बहुत पुख्ता रणनीति, एक सॉलिड स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। केवल आप दिन रात केवल किताबें पढ़कर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। प्रीलिम्स का जो नेचर है, खासकर यूपीएससी का, वो बहुत ट्रिकी भी है। तो नॉलेज तो जरूरी है ही, विदाउट नॉलेज यू कांट डू एनीथिंग, बट नॉलेज के बाद भी आपको यू हैव टू अप्लाई योर कॉमन सेंस, you have to understand the trend of UPSC, you have to understand the structure of language in the questions। तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक भाषाई संरचना, आई हैव ऑलवेज यूज्ड टू से यूपीएससी इज ऑल अबाउट लैंग्वेज गेम। मैं हमेशा कहता हूं कि पृथ्वी जो ये यूपीएससी है वो भाषाई खेल है, क्योंकि भाषा की रचना में ऐसा घुमाता है कि पढ़ी हुई चीज लगता है कि नहीं है। ऑप्शंस की सेटिंग ऐसी, अभी तो ऑप्शन भी टफ कर दिया। देखिए पहले आप 1 2 3 या 1 में आप जानते थे, कई बार एलिमिनेशन मेथड आप अप्लाई करते थे, और बहुतों ने बहुत एलिमिनेशन मेथड पढ़ाया यूट्यूब पर और जगह। यूपीएससी ने कहा अच्छा रुको बताते हैं। अब वो 1 2 3 4 स्टेटमेंट हैं, तो उपयुक्त में से कितने सही हैं, कुल कितने युग्म सही, 1 सही है, 2 सही है, 3, मतलब अब कुल कितना सही है, वो और टफ हो गया आपके लिए। तो इसलिए आपको बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। क्लियर? दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करना पड़ेगा, और आप बीच बीच में रेगुलरली इसको एनालाइज करते जाएं। जो भी विद्यार्थी, हम लोग भी यही करते थे और निकलता भी था। तो एनालिसिस करें कि क्या ट्रेंड क्या है, और लैंग्वेज कैसे वो सेट कर रहा है, क्वेश्चंस में कैसे ट्रेंड क्या है, कौन सा कहां से ज्यादा आ रहा है, कहां से कम आ रहा है, उस पर ध्यान दें। क्लियर? तो ये और ये दोनों चीजें करें, सीसेट में भी करें और आप जीएस में भी करें। एक इंपॉर्टेंट बात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब आप देखिए दूसरा, सेकंड, तो पहला तो ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस है। अब नेक्स्ट आप देखिए कि आखिर जैसे जीएस की बात करें तो सब्जेक्ट क्या क्या है जीएस में। जो सब्जेक्ट्स हैं देखें, ओवरऑल, पहले ओवरऑल देखते हैं। ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट जो एरियाज, एनवायरमेंट,
ये दोनों क्लब कर सकते हैं, पॉलिटी हिस्ट्री, हिस्ट्री के साथ आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहां आप देखें एक चीज, अगर हम कहें आपसे कि यहां बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजन्स हैं। आप मेंस में चाहे देखें बुद्धिज्म से, ये बहुत यूपीएससी का बड़ा फेवरेट एरिया, बुद्धिज्म और जैनिज्म। आप इससे देखें कि कंटिन्यू क्वेश्चन, चाहे आप मेंस हो चाहे आप प्रीलिम्स हो, यहां से काफी कुछ रिलीजन इससे रिलेटेड जो लॉजिकल भी बन सकते हैं, या कह लीजिए जो आपको आइडियोलॉजिकल जो है वहां से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखें फिर इकोनॉमी, इकोनॉमी का एरिया, करंट एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। लेकिन ये डायनेमिक में आएगा, इसकी बात अभी हम लोग करेंगे। ओवरऑल अगर देखें तो ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ये इंटरडिसिप्लिनरी है, जोड़कर आप देखें। पॉलिटी का एक बड़ा हिस्सा, हिस्ट्री में काफी कुछ बड़ा है, आर्ट एंड कल्चर इससे जोड़ लीजिए। इकोनॉमी का जो हिस्सा है, साइंस, साइंस का जो पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दो बातें ध्यान रखनी है, एक स्टैटिक पार्ट क्या है और डायनेमिक पार्ट, व्हाट इज स्टैटिक एंड व्हाट इज डायनेमिक पार्ट, दोनों अगर ध्यान हमें रखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें स्टैटिक पार्ट और डायनेमिक पार्ट दोनों को समझना होगा। यहां हमें चेक करना होगा एक स्टैटिक और एक डायनेमिक पार्ट। अब जैसे स्टैटिक पार्ट को देखें, तो स्टैटिक पार्ट्स पर हमें पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना होगा। अब जैसे बहुत सारे स्टैटिक पार्ट हैं अलग अलग, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री, इन दोनों पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन दोनों में जितना कॉन्सेप्चुअल एरियाज है, और इसको प्री कम मेंस टाइप का आपको पढ़ना है। स्टैटिक पार्ट पहले इसको पढ़ के तैयार करें, और इनको क्या पढ़ेंगे, प्री कम मेंस, यानी प्री और मेंस दोनों रिलेटेड। ये नहीं आपको 5 महीना केवल प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूपीएससी में चूंकि कॉन्सेप्चुअल एरिया प्रीलिम्स के क्वेश्चन में भी ज्यादा, और अगर आप किसी भी विषय को, जैसे ज्योग्राफी में ही कोई टॉपिक है, अगर आप उसको मॉनसून, जैसे सपोज दैट मॉनसून है, और मॉनसून पर आपकी अगर पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो आप प्रीलिम्स में भी जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड प्रश्न आते हैं आप उसको आंसर नहीं कर पाएंगे। हिस्ट्री में भी कोई पर्टिकुलर शासक रहा हो, उसमें राजस्व व्यवस्था क्या हो, शासन व्यवस्था क्या है, और राजस्व व्यवस्था क्या हो, वो सुरक्षा व्यवस्था उसकी क्या हो। इसके अलावा दो इतिहास जो शासक हो उनके बीच का, या दो कालों के बीच का जो संक्रमण काल है, संक्रमण जो ट्रांजिशन फेज है, वहां से प्रश्न निकालना। तो जो भी ऐसा पोर्शन जैसे जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये पॉलिटी भी काफी कुछ, पॉलिटी का स्टैटिक पार्ट, स्टैटिक पार्ट, इसका भी क्या है, स्टैटिक पार्ट, क्योंकि पॉलिटी डायनेमिक भी है, काफी कुछ करंट रिलेटेड भी है। और ये भी इकोनॉमी में बेसिक जो है, बेसिक इकोनॉमी, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, लाइक नेशनल इनकम क्या है, कैसे निकाली जाती है, राजकोषीय जो व्यवस्थाएं हैं तमाम, ठीक, गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड, तमाम सारी बातों से रिलेटेड जो बेसिक चीजें, उस पर पहले आपको यू हैव टू स्टडी दोज थिंग्स वेरी केयरफुली, ठीक।
यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, अ क्लियर कॉन्सेप्ट। तो आपको यहां स्टैटिक पार्ट में ज्योग्राफी, मैंने कहा जितने इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो, चाहे खासकर आप देखिए कि क्लाइमेटोलॉजी वाला जो एरिया है बहुत कॉन्सेप्चुअल, क्लाइमेटोलॉजी वाला एरिया काफी कॉन्सेप्चुअल, उस पर आपको पहले पकड़ बनाना पड़ेगा। ओशन से बात करें तो करंट से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं, सेलेंटी से रिलेटेड प्रश्न आपके आते हैं। क्लियर? बेसिक जो इंडियन ज्योग्राफी में बहुत बेसिक फिजिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं, फिजिकल डिवीजन, वहां से काफी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा सॉइल, रिसोर्सेज, मॉनसून, क्लियर, बहुत सारी चीजें, तो उसको पहले आप स्ट्रांग उस पर होल्ड बनाएंगे, यानी प्री कम मेंस टाइप की स्टडी करेंगे। और आप एक साथ कम से कम 2 विषय, एक साथ आपको कम से कम 2 विषय, एक विषय पढ़ेंगे वो मोनोटोनस होता जाएगा, उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो आप कम से कम 2 विषय पढ़ें, स्टैटिक पार्ट को पहले आप क्लियर करें और इसमें बेसिक, बाकी जो रिलेटेड है जैसे करंट रिलेटेड, अब आप देखें जैसे करंट रिलेटेड, करंट रिलेटेड में अब करंट का विषय, साइंस का विषय, इकोनॉमी, इकोनॉमी में जैसे बजट, सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, बजट और जो प्लान्स हैं तमाम योजनाएं। तो इकोनॉमी में जो भी करंट, जो इंटरनेशनल नेशनल इवेंट्स तमाम सब हैं उसमें, यानी इकोनॉमी का एक बड़ा सेक्शन करंट रिलेटेड, इकोनॉमी का बड़ा सेक्शन करंट रिलेटेड, साइंस का बड़ा सेक्शन करंट रिलेटेड, और बाकी करंट रिलेटेड, इन्वायरमेंट भी काफी कुछ करंट रिलेटेड। तो आप इसमें इन्वायरमेंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं करंट रिलेटेड में। आप यहां साइंस, इसके अलावा कहीं भी इसमें आप इन्वायरमेंट भी जोड़ सकते हैं। इन्वायरमेंट भी जोड़ सकते हैं। तो पहले स्टैटिक पार्ट को, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी का बेसिक्स, जहां बहुत चेंजेस न होने वाले हैं उसको पकड़िए और प्री कम मेंस उसको तैयार करिए, प्री कम मेंस तैयार करिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। और उसके अलावा जो करंट रिलेटेड है, करंट लास्ट में थोड़ा सा, क्योंकि ये हालांकि रेगुलर बेसिस पर देखना पड़ेगा, करंट इकट्ठे लास्ट में देखेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। हर दिन करंट क्या है? डेली करंट एक ऐसा है, ये क्या है? डेली करंट्स आपको देखना पड़ेगा और यूपीएससी के अकॉर्डिंग चीजों को चूज करना पड़ेगा कि कहां कहां उसकी इंपॉर्टेंस, जिस टाइप का ट्रेंड आ रहा है जैसे, उसको आपको देखना पड़ेगा। क्लियर? साइंस रिलेटेड आप देखें तो साइंस में कहीं भी कुछ एनर्जी रिलेटेड, कोई एनर्जी रिलेटेड कुछ भी हो, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, कोई नया, कोई कहीं अगर इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ हो, ठीक, साइंस में, साइंस तो इकोनॉमी में, तो ये सब करंट रिलेटेड जो पोर्शंस हैं उसको पहले स्टैटिक कंप्लीट कर लो, फिर करंट रिलेटेड। क्लियर? इस पर ध्यान दो और एक साथ कम से कम 2 विषय आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा बौद्ध धर्म और जैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, ये फिलॉसफी से भी रिलेटेड है और यूपीएससी के फेवरेट, वहां से प्रश्न। अब इसमें इन चीजों को पहले आप इसको साधिए और इसके साथ साथ आप देखें तो एक साथ दो विषय और प्लस सीसैट, रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस, सीसैट की तो रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस सीसैट। अब इसमें जो प्रैक्टिस के दौरान आपको देखें, एक साथ 2 विषय कम से कम पढ़ें, सीसैट की रेगुलर प्रैक्टिस करें। सीसैट में जो पोर्शन आपका वीक हो, जहां से आपको लग रहा है सीसैट में रेगुलर, आप कम ही समय दें लेकिन रेगुलर समय दें, रेगुलर समय दें और जितने पेपर आए हैं उसको अच्छे से रिवाइज करके नई नई चीजें आप देखें। और जहां लगता है सपोज दैट आपका मैथ, क्योंकि काफी कुछ मैथमेटिक्स देखो कितनी अच्छी मैथमेटिक्स पूछ रहा है, पैसेज कितने क्लियर, पैसेज कितने क्या, अगर पैसेज का मतलब, अगर आप पैसेज का आंसर देना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश की अच्छी समझ होनी चाहिए, बहुत बेसिक्स नहीं। तो जहां जहां से लगे कि ये कमजोर है उस पर आप एक्स्ट्रा आपको वर्क करना पड़ेगा। मतलब रेगुलर प्रैक्टिस में जहां जहां कमियां हैं, कमियों पर
अतिरिक्त प्रयास करना, कमियों पर अतिरिक्त सुधार के लिए प्रयास, कमियों पर अतिरिक्त सुधार के लिए प्रयास। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर काम करना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा एक पार्ट कोई भी खत्म होने पर, ठीक, जो प्रैक्टिस कंटिन्यू टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज ये बहुत इंपॉर्टेंट, टेस्ट सीरीज आप लगाएं और आप देखें कि कहां कमी है। तो आइडेंटिफाई दोज एरियाज जहां से आपको कमी है। तो आप ये समझें, देखें टेस्ट सीरीज के बाद क्या क्या चीजें हैं, एनालिसिस करके क्या है कि जहां जब कमी देखिए, आप टेस्ट सीरीज आप देखें तो इसमें आपको देखना क्या है, आप इसको नोटिस करिए, जो कमी वाले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि नहीं है। अगर नहीं हो तो पर्टिकुलर उसको आप अलग से बुक में जाओ और वहां से जाकर उस पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन हो गया, गलत हो गया, कोई साइक्लोन से आया क्वेश्चन, तो फिर से जाइए आप मेन बुक में जाइए और उसको फिर से स्टडी करिए, बुक में जाइए और उसको फिर से स्टडी करिए। क्लियर? फैक्चुअल जो मिस्टेक्स हैं या फैक्चुअल फैक्ट्स अलग से नोट करिए, अलग से नोट करिए, अलग से नोट करिए। क्लियर है? आप देखें उसमें क्या क्या सेक्शंस आपका कहां कहां से कम है, उसको देखें, अलग से वही नोट करते जाइएगा। इन चीजों को आप हमेशा याद रखिए, दोनों। अब इसके अलावा कंटिन्यू आप इसको कर रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत ज्यादा डरना नहीं है वहां कि जैसे बहुत कोई क्वेश्चन गलत हो गया और अगर ट्रेंड से हट के है तो फिर बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ट्रेंड का है, मतलब जैसे कई बार टेस्ट सीरीज बहुत कठिन बना दी गई, ये भी देखना है कि वो यूपीएससी के अकॉर्डिंग है कि नहीं। टेस्ट सीरीज जो है वो यूपीएससी के अकॉर्डिंग, ये भी ध्यान देना, यूपीएससी के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि पूरी तरह से लेवल से कुछ भी कहीं लगाए जा रहे हैं। जो भी ऐसे मार्केट में जो भी टेस्ट सीरीज यूपीएससी के लेवल का है उसको आप चेक करिए। क्लियर? उसमें आप अपनी कमियों को देखिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए फिर से बुक पर जाइए, फैक्ट को अलग से नोट करिए और उस कंटिन्यूटी के साथ उस पर काम करिए। तो पहले कंटिन्यू मैंने कहा कि जो स्टैटिक पोर्शन है उसको कंप्लीट करिए और एटलीस्ट फोकस करिए कुछ पर्टिकुलर एरियाज पर। जैसे अगर वहां से आपने बढ़िया कर दिया, कुछ स्ट्रॉन्ग एरिया, ट्राई टू फाइंड योर स्ट्रॉन्ग या फोकस एरिया क्या है, एम्फेसिस किस पर करोगे। अब आप देखिए, जैसे कुछ ऐसा हो जो स्ट्रॉन्ग होल्ड किस पर बनाना, समझिए, जैसे कमांड किस पर बनाना है, कुछ एरिया हो जिस पर कमांड हो। जैसे अगर आप समझे कि ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट एक, इसके अलावा पॉलिटी दो, इसके अलावा हिस्ट्री तीन एरिया, हिस्ट्री तीन एरिया, इन तीनों पर फोकस करना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा जो करंट रिलेटेड चीजें हैं, करंट्स जो है उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो यहां से आपको एक बड़ा सेक्शन मिल जाएगा, यहां से काफी कुछ चीजें मिल जाएंगी। और बाकी कुछ जो एरियाज है, जैसे अब करंट में सारी बातें आ गई, करंट में अलग से बहुत सारी चीजों का इकोनॉमी जो करंट वाला हिस्सा है, इकोनॉमी वो मिल गया। एनवायरमेंट का जो कुछ करंट सेक्शन है वो आपको यहां से मिल गया, इसको भी देखते जाना। ठीक, जो नेशनल इंटरनेशनल जो मिसलेनियस टाइप का जो चीजें हैं, मिसलेनियस, वो कुछ चीजें यहां से मिल गई। तो एक बहुत अच्छी स्थिति में, मतलब कुछ एरिया को आपको कमांड बनाना होगा, कमांड करना होगा। कुछ एरिया जहां से कुछ न कुछ, देखिए कहा जाता है ना कि कल्चर्ड मैन इज ही हु इज नोइंग समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। तो यू हैव टू एम्फेसिस सम एरियाज
कंप्लीट एम्फेसिस ऑन सब एरियाज कि जहां से क्वेश्चन गलत ना हो, इतनी पकड़ बनाना। वो 2-4 सेक्शन आपको रखना पड़ेगा। मैंने कहा जैसे आप और कुछ बाकी तो कुछ थोड़ा थोड़ा हर जगह से आपको सही करना है। पढ़ना सब कुछ है, छोड़ना नहीं है, लेकिन कहीं से कुछ पे अगर एक स्ट्रांग होल्ड बनाना है कि नहीं यहां से गलत नहीं होने देंगे, तो फिर आप देखेंगे कि आप एक बड़ी अच्छी स्थिति में होंगे, क्वालिफाई करने के कंडीशन में होंगे। लाइफ साइंस से रिलेटेड जो चीजें डेली यूजेस से हैं, डेली तमाम, उस पर यूपीएससी क्या है, अप्लाइड बहुत सारी चीजें पूछता है। ठीक है, तो अप्लाइड आप समझिएगा, एक अप्रोच जो रहेगा, आप इसको समझिएगा, एक क्या है अप्लाइड जो अप्रोच रहेगा। अप्लाइड जो अप्रोच है वो आपकी बहुत जरूरी। तमाम जो डेली रूटीन से रिलेटेड है या जो चीजें कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालती हैं किसी चीज पर, वहां से बहुत ज्यादा प्रश्न यूपीएससी पूछता है, तो उसको थोड़ा सा आप बेहतर तरीके से फोकस कर सकते हैं। क्लियर। और सी सैट पर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, जो पार्ट कमजोर हो उसको अलग से आप फोकस उस पर कर सकते हैं। तो लगभग 150 दिन में आपको प्री कम मेंस स्टडी, जो स्टैटिक पार्ट है उसको प्री कम मेंस टाइप का पढ़ना है, वहां से उसको तैयार करते रहना है। और अभी कम से कम आप फरवरी मार्च तक, अभी कभी कम से कम क्या है, आप मार्च तक कह सकते हैं, अप्रैल मई, या कम से कम फरवरी, हाफ ऑफ फरवरी तक, है ना, मार्च अप्रैल मई थोड़ा सा है, तो कम से कम आपको मिड मार्च तक या फरवरी लास्ट या मिड मार्च तक आपको प्री कम मेंस लेकर ही चलना होगा। केवल प्री अप्रोच नहीं, दोनों अप्रोच। और उसके बाद लास्ट में करीब 2 महीने, लास्ट में करीब 2-2.5 महीने, 60 दिन या 80 दिन, आपको 60 दिन या 80 दिन में आपको पूरी तरह से प्री ओरिएंटेड हो जाना। अप्रोच की बात है, कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे तो एक भी नहीं हो पाएगा। तो अप्रोच केवल लास्ट में, केवल करीब 70-75 दिन में एकदम प्री ओरिएंटेड, 70-75-80 दिन में एकदम प्री ओरिएंटेड। बाकी प्री कम मेंस टाइप का उसमें हो रहा, आपको प्री तैयार हो रहा, 2 सब्जेक्ट साथ लेकर। सीसेट की प्रैक्टिस साथ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बीच में प्रैक्टिस करते चले जाना। और सोर्सेज जो है एनसीईआरटी के अलावा जो भी मार्केट में जो सोर्सेज ऐसे हैं, जैसे एटलस ज्योग्राफी में बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप जो बेसिक बुक्स हैं संक्षिप्त, जिसे लियोंग पढ़ सकते हैं अगर अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं भी जो भी कोचिंग नोट्स वगैरह है कंप्लीट, उसमें जितने कॉन्सेप्चुअल एरियाज हैं उसको अच्छे से स्ट्रांग तैयार करिए। एंशिएंट हिस्ट्री पे जो रामचरण शर्मा वाली है वो काफी इंपॉर्टेंट एरिया है ना। जैसे आप मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, ठीक, मिडिवल हिस्ट्री के लिए ब्लैक स्वान पब्लिकेशन की जो आती है काफी बेहतर है वो। इन्वायरमेंट के लिए जो भी बेहतर आप देखें, NIOS वगैरह के पार्ट 1 पार्ट 2 में नोट्स आते हैं उसको ले सकते हैं। जो करंट रिलेटेड जो भी मैगजीन मार्केट में बेहतर हैं आप वहां से उसको चूज कर सकते हैं। रेगुलर न्यूज़पेपर बहुत जरूरी, न्यूज़पेपर यूपीएससी के लिए न्यूज़पेपर से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स आपको आते हैं, ठीक है, तो आपको रेगुलर उसको देखना पड़ेगा। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स आप करिए और इनसे आपका निश्चित तौर पर आपको एडवांटेज होगा, लाभ होगा। तो चलें आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं यूपीएससी आपके पास, आपको उत्कर्ष आपके लिए यूपीएससी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर न्यू ईयर ऑफर लेकर आया है, जो 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक चलेगा और इसमें अप टू 90% तक आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही प्राइम कोर्सेज पर एक्स्ट्रा 10% कूपन कोड अप्लाई करने पर, और इसके अलावा कोर्स की वैधता बढ़ाने पर लगभग 10% एक्स्ट्रा आपको इस पर दिया जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट ये ऑफर 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। आप जुड़े हमसे। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 ये संघर्ष बैच है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो। ओरिजिनल प्राइस दिस, बट ऑफर प्राइस है वो मात्र 4000 का है और ये स्टार्ट हो रहा है 6 जनवरी से 2025। इसमें एनरोल कर सकते हैं। बैचेस की विशेषताएं जैसे आप देख रहे हैं, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, 6 महीने के करीब ड्यूरेशन, फुल लेंथ टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। यूपीएससी फाउंडेशन 2025 आरंभ बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, दिस इज ओनली फ्रॉम 6500, ये 6500 रुपए में। इसकी ये सारी विशेषताएं यू कैन सी इट। 1500 प्लस घंटों की क्लासेस, साप्ताहिक और मासिक टेस्ट, निबंध और उत्तर लेखन पर विशेष सत्र, मासिक करंट अफेयर्स, पीडीएफ, निबंध लेखन, अलग से आस्क डाउट, क्रिएट टेस्ट, तमाम फीचर्स। यूपीएससी प्लस, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी इसमें एमपीपीसीएस, बीपीएससी फाउंडेशन मेगा बैच, लाइव फ्रॉम रिकॉर्डेड, लाइव एंड रिकॉर्डेड बोथ,
और ये ऑफर प्राइस है मात्र 9000 में, तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें भी सारे फीचर्स आप देखें, इसको समझें। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, इसमें भी आप देखें, प्रीलिम्स मेगा बैच, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑफर बैच 5000, और दीज आर द स्पेसिफिक कैरेक्टर्स या इसको विशेषताएं आप देख सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 मंथन टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन और पीसीएस प्रिपरेशन, किसी में भी टेस्ट सीरीज से आपको अपनी तैयारी को परखने का मौका मिलता है और आप समझते हैं कमियां कहां हैं, किस वे में हम जा रहे हैं, और वहां से आपको सुधार का मौका मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें टोटल 23 टेस्ट हैं। ओरिजिनल प्राइस 8000 बट ऑफर प्राइस ओनली 1000। एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, इन बोथ मीडियम, ऑफर प्राइस 1100। तो दीज आर द ऑफर्स। नई उम्मीदों के साथ आप सभी को नया साल मुबारक हो। आप नए साल में बेहतर करें। आप नए साल में अपने खुद से एक प्रण लें, खुद से एक प्रॉमिस करें कि आप अपनी लाइफ को बदलेंगे, नॉट फॉर अदर्स, दूसरे के लिए नहीं, आप अपने लिए बदल सकते हैं। और सेल्फ कंट्रोल ही वास्तव में सही डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, यही सारी चीजें हैं। कंटिन्यूअस स्टडी, स्मार्ट स्टडी अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। तो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।